हेलो गाइस, मैं यानी सुरेश कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल समाधान क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे। रिसर्च किसे कहते हैं इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि रिसर्च किसे कहते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी रिसर्च पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल में पहले आज हम यह देखते हैं कि रिसर्च किसे कहते हैं, ये रिसर्च होता क्या है। तो यदि हम इस रिसर्च शब्द को यदि हम दो भागों में तोड़कर जब देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह दो शब्दों से बना हुआ है, री और सर्च। री और सर्च। री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोजना। सर्च का अर्थ होता है खोजना, यानी कि पुनः खोजना। अब किस चीज को पुनः खोजना, दोबारा उसको फाइट करना, दोबारा उसको फाइंड आउट करना। इसको और हम यदि विशेष से समझें तो इससे सिमिलर दो और शब्द होते हैं। पहला होता है इन्वेंशन और दूसरा होता है डिस्कवरी। इन्वेंशन का आशय यहाँ पे यह है, इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नई चीज क्रिएट करना जिसका पृथ्वी पे अभी तक अस्तित्व नहीं है, उसको हम नए तरीके से बनाना। यानी जैसे टेलीफोन हुआ, एयरप्लेन हुई, इन सबको पहली बार बनाया गया, उनका इन्वेंशन किया गया, उनका आविष्कार किया गया। दूसरा चीज होता है इसमें डिस्कवरी, यानी कि खोजना। यानी कि इस धरती पे या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु है, मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं थी, यहाँ पे नया क्रिएशन था, लेकिन यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ व्यक्ति को हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें उसे खोजना है। अब हम यहाँ से या हमें इसकी जरूरत है, हम यहाँ पे क्यों पहुँचते हैं? तो जब हमारे पास कोई इन्वेंशन होता है, कोई डिस्कवरी होती है या नहीं भी होती है, हम किसी भी चीज पे इस खोज के बाद जब हम इस खोज पे पुनः से विचार करेंगे, उसमें कुछ और परिमार्जन करना चाहेंगे, तो फिर से हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उसको हम कहते हैं पुनः रिसर्च, यानी फिर से उस ज्ञान को, उस फैक्ट को जानने का प्रयास करना कि आखिरकार उसमें और क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ पे जो रिसर्च है, रिसर्च का आशय होता है नए ज्ञान की तरफ बढ़ना या ज्ञान का सृजन करना। इसके तीन डायमेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उसको समझते हैं। थ्री इसके डायमेंशन है। पहला इसमें है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, क्रिएशन ऑफ नॉलेज। प्रिजर्वेशन का आशय होता है ज्ञान का संचयन करना, यानी कि हम ज्ञान का संचयन करते हैं, उसके बाद उसका हम स्थानांतरण करते हैं, एक दूसरे को देते हैं या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को देते हैं। और तीसरे का अर्थ है क्रिएशन करना, यानी ज्ञान का सृजन करना, हमें कोई नए ज्ञान का सृजन करना। रिसर्च का जो एस्पेक्ट है यहाँ पे, उसके तीसरे एस्पेक्ट से है, रिसर्च भी ज्ञान का सृजन करता है। नए ज्ञान को हम देखते हैं, कोई थ्योरी जनरेट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आशय है रिसर्च से हमें नॉलेज को बढ़ाना, उसमें कुछ अशुद्धियों को दूर करना। अब बात आती है कि हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई नीड है, इस नीड को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, आवश्यकता कोई हमें साधन की जरूरत होती है। यदि हमारी ये नीड इस रिसोर्स से पूरा हो जाती है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है, हमें शोध करने की नहीं आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि हमारी ये जरूरत नहीं पूरा होती है तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, एक समस्या खड़ी होती है। अब इस समस्या को समाधान करने के लिए हमें रिसर्च करना होता है कि हम इस समस्या से समाधान कैसे पाए, हम इसमें और क्या करें। हम कुछ विकसित करना चाहते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम इस समस्या, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें फीचर है उसमें है रिसर्च प्रॉब्लम, समस्या क्या है। तो समस्या को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि समस्या क्या होती है, इसके स्वरूप क्या है। फिलहाल इसको हम और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे कि रिसर्च क्या होता है। अब बात आती है कि जिस हम क्रिएशन, ज्ञान के सृजन की बात किए थे, तो हम ज्ञान के सृजन कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, वो कौन सी विधि लगाएंगे जो कि हमारा ज्ञान एक परफेक्ट ज्ञान माना जाएगा। जो पूरे संसार में अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है वह है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह बहुत ही सुव्यवस्थित होता है, इसलिए आज वर्ल्ड में उसको ही ज्यादा महत्व दिया गया है। हो सकता है भविष्य में और कोई विधि आए, मैं नहीं कह सकता हूँ,
कि नहीं सिर्फ आगे भी वैज्ञानिक ही विधि रहेगी, बहुत कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हमें उसके मेन फीचर को समझना है कि उसका मेन फीचर क्या है, उसकी उस सब्जेक्ट का यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिसर्च जो है जिसका पुनः खोजना है, उसका जो है कि वैज्ञानिक विशेषता क्या है, उसका वैज्ञानिक फीचर क्या है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हमें देखते हैं कि रिसर्च के जो है कि वैज्ञानिक इस ज्ञान को प्राप्त करने का वैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं को कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो जब हम नॉलेज रिसर्च में क्या होता है कि नॉलेज को रिफाइन किया जाता है। तो हम जब रिफाइन करते हैं तो किस मेथड से करते हैं, किस विधि से करते हैं और कैसे करें कि वो जो रिफाइन करते हैं उसमें फिर से कोई अशुद्धियाँ न रहे, उसका जो है कि बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आ पाए। तो इसकी हम कुछ विशेषताएं देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसके क्या वो मेथड है और क्या वो मेथड होना चाहिए। इसके विशेषताओं में वो सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसको हमें जानने की जरूरत है। तो इसमें पहला चीज है सिस्टमैटिक प्रोसेस। रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। रिसर्च जब प्रारंभ करते हैं या किसी विषय पर करते हैं तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं और पहले हम कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसमें हम पहले यह देखते हैं कि हमारे रिसर्च जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसकी एरिया क्या है, उस एरिया को डिसाइड करते हैं। एरिया को डिसाइड कर लेने के बाद हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, एक क्रम से चलते हैं। एक क्रम से जाने के बाद ही हम कोई एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और मान लीजिए कोई हम एक विषय पे कोई शोध किए हैं, उस पे शोध और भी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस सब्जेक्ट पे आप, जिस विषय पे आपने शोध किया उस पर और कोई नहीं कर सकता है, उसको और भी तरीके से और भी नए ढंग से उस पर कुछ नया चीज दिखा सकता है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक रुकने वाली चीज नहीं है। रिसर्च एक प्रक्रिया है जो लगातार होती रहती है। तो पहला चीज हुआ कि रिसर्च एक साइंस सिस्टमेटिक प्रोसेस है। दूसरा हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, यानी विश्वसनीयता की। विश्वसनीयता का आशा यह है कि जो भी हम शोध कर रहे हैं, जो भी निष्कर्ष आ रहे हैं, वह रिलायबल हो, वह विश्वसनीय हो। विश्वसनीय का आशय यह है कि यदि मान लीजिए हम कोई टूल बनाते हैं या कोई टेस्ट लेते हैं, उसमें किसी का मार्क्स यदि हम लिए एक बार, उसका 80 मार्क्स आया, अब उस 80 मार्क्स में मान लीजिए फिर हम दोबारा उसका लेते हैं 70 आता है, फिर लेते हैं 60 आता है। यह जितने बार हम ले रहे हैं उतनी बार अलग अलग और बहुत डिफरेंस है। तो यह विश्वसनीय नहीं है, यह रिलायबल नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं है। यदि दोबारा हम लिए, यदि दोबारा हम टेस्ट लेते 80 आता या 79 आता, तो ये विश्वसनीय ज्यादा है। जितना इसमें गैप होगा, जितनी बार हम परीक्षा लें, जितनी बार एग्जाम लें, जितनी बार कोई टेस्ट लें, और उन टेस्ट के परिणाम में जितना डिफरेंस होगा, विश्वसनीयता उतनी ही कम होगी। और जितना नंबर कम आएगा, यानी समीप में आएगा, मान लीजिए एक बार 80 आया, दोबारा 79 आया, 80 आया, 81 आया, जितना ही नियर आएगा उसमें, वो उतना ही विश्वसनीय होगा। तो जो हम शोध करते हैं तो हमें देखते हैं कि हमारा जो परिणाम है और हमारा जो प्रोसेस है, हमारी जो क्रिया, वो कितनी विश्वसनीय है, कितना जो है कि वो विश्वास रूप से कह सकते हैं कि नहीं, जो परिणाम आया है वो हर बार इसी तरह का भी होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लोग अलग अलग तरह से बताते हैं कि वैलिडिटी ये है, वो है, लेकिन इतना मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, ये कोई रटने की चीज नहीं है। कुछ लोग कीवर्ड देते हैं, कितना कीवर्ड दुनिया में आप याद करेंगे, इतना चीजें हैं। वैलिडिटी का आशय समझिए। वैलिडिटी, पहले तो कोई भी चीज ना तो वैध होती है ना अवैध होती है। वैलिडिटी हमारे यूज करने के आधार पर कोई चीज वैध होता है और अवैध होता है। हम यदि कोई टूल बनाए, उस टूल का हमारा कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि उस उद्देश्य को वह चीज पूरा कर पा रहा है, यदि वह चीज पूरा हो रहा है, तब तो वह वैलिड है, अन्यथा वैलिड नहीं है। मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर का उद्देश्य ही इसलिए बनाया गया है कि यह लिखने का कार्य करे, और यदि मैं इसे लिखूं और यह लिख न पाए तो फिर यह वैलिड नहीं है। एक एग्जाम्पल और समझिए, मान लीजिए आप कोई घड़ी का काम ही है समय बताना, यदि घड़ी समय नहीं बता पा रही है तो वैलिड नहीं है।
और इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि कोई भी चीज वैलिड होती है, कोई चीज इनवैलिड होती है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए हमने कोई एक स्केल बनाया है उसके किसी व्यक्ति की हाइट नापने के लिए। अब हाइट नापने के लिए स्केल बनी और हम किसी का उससे बुखार नापे, तो ये वैलिड नहीं है, लेकिन वो स्केल वैलिड है। लेकिन हम जब यूज करने जा रहे हैं तो हमारे यूज करने का तरीका गलत है, इसलिए वहां पे वो जो है कि वैलिड नहीं होती है, वो वैध नहीं होती है, वो अवैध हो जाती है। इसलिए वैलिड का अर्थ आशय यही है कि जो भी चीजें जिस उद्देश्य से बनाई गई है, यदि वह उसको पूरा कर देती है तब तो वह वैलिड है, अन्यथा वह वैलिड नहीं है। तो वैलिड और ना वैलिड का आशा जो है कि शोध में यह है कि यदि हम कोई टेस्ट लेते हैं, यदि हमें बुद्धि परीक्षण का टेस्ट लेना है तो हमें उस तरह से बनाना होगा कि वह बुद्धि परीक्षण ही ले पाए। ऐसा ना कि हम अधिगम के बारे में ऐसा हम प्रश्न उसमें डाल दें कि अधिगम के बारे में हमें नॉलेज नहीं, तो फिर वो वैलिड नहीं हो सकता है। तो रिसर्च में वैलिडिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का आशय होता है, साधारण शब्दों में आप समझे तो निष्पक्षता से। हमें बायसनेस नहीं होना है, हमें जो भी शोध करना है, हमें जो भी टूल बनाना है, हमें जो भी प्रश्न पूछना है, हमें रिसर्च में जो भी क्रियाएं करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष में, सारे पक्ष में हमें निष्पक्ष रह करके ही शोध करना है। चाहे हम कुछ भी उसमें यूज करें, बहुत निष्पक्ष रह करना है, पूर्वाग्रह से हमें ग्रसित नहीं रहना है। इसका एक मेन फीचर है ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद आता है पेशेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप शोध करना चाह रहे हैं, यदि आप कोई नया चीज सृजन करने जा रहे हैं, तो आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। शोध एक दिन का कार्य नहीं है, शोध एक लंबा प्रोसेस होता है, एक वैज्ञानिक प्रोसेस होता है। इसलिए आपको पेशेंस की आवश्यकता होती है, और पेशेंस की आवश्यकता आपको हर जगह होती है। यदि आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, वहां पे भी आपको पेशेंस दिखाना होगा। आप यदि कोई टूल बना रहे हैं, वहां पे भी पेशेंस दिखाना होगा। आपको हर जगह पेशेंस दिखाना होगा, अन्यथा आप हड़बड़ी में यदि कोई काम करते हैं तो फिर जो आउटकम आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, वह भी इससे प्रभावित होगा। उसके बाद आता है लॉजिकल। आज के जमाने में कोई भी इसको मतलब सभी लोग समझते हैं, इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोई भी चीज बिना तर्क की नहीं हो सकती। हम वैज्ञानिक रिसर्च करने जा रहे हैं और हम लॉजिकल बात ना करें तो फिर कहाँ से संभव है? तो ये बहुत आसान सी बात है। तर्क सभी करेंगे तो हम जो भी कार्य करते हैं वो तर्कपूर्ण होना चाहिए। हम कुछ भी अन्यास ही कर लें और उस पर सिर्फ अपना ही मेथड देते रहे, उस पर कोई तर्क नहीं दे पाए, कोई उस पर तर्क निकल नहीं पाए, तो वो रिसर्च अच्छा रिसर्च नहीं माना जाए। तो जो वैज्ञानिक शोध होता है और उसका जो विशेषताएं होती है वो लॉजिकल भी होता है, और उसमें धैर्यशीलता भी आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियंत्रित। हम कोई भी जब रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं तो उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल्स के बारे में भी हम आगे बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि वेरिएबल क्या होता है। जो हम वेरिएबल लेते हैं तो हम जब रिसर्च करते हैं तो हम एक नियंत्रित सिचुएशन में करते हैं कि जो हम वेरिएबल लिए हैं वो बाहरी वातावरण से प्रभावित न हो पाए। उसका रिजल्ट जो आने वाला है, जो हम देखना चाहते हैं रिसर्च में, वो वही हमें प्राप्त हो पाए, दूसरे से कहीं उसको हमें कहीं दूसरे चर से वेरिएबल से वो प्रभावित न हो जाए, उसका मान न बदल जाए। इसलिए एक कंट्रोल सिचुएशन इतिहास में होनी बहुत आवश्यक है। तो ये इतनी विशेषताएं थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको अभी कुछ इसमें जानना है, कुछ कमेंट करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आगे आपको बताऊंगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, और उसके बाद मैं वेरिएबल्स के बारे में रिसर्च जितने भी फीचर है मैं बारी बारी से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।